हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC3 रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस का मीनिंग लिखना है, फिर उसके में कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना है और साथ ही उसके फंक्शंस रिसर्च प्रोसेस में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या प्रिडिक्शन होता है जो 2 या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच संबंध को बताता है। रिसर्च में ये एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। साइकोलॉजी में हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च को डायरेक्शन देता है, डेटा कलेक्शन को फोकस्ड बनाता है और थियरीज को टेस्ट करने का मौका देता है। कार्ल पॉपर ने भी कहा था कि साइंस की प्रोग्रेस टेस्टेबल हाइपोथेसिस पर डिपेंड करती है। अब हम डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है जो किसी ऑब्जर्वेशन या प्रायर नॉलेज पर बेस्ड होती है। साइकोलॉजी में ये एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है जो थियरी से निकलती है। एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उन स्टूडेंट्स से जो साइलेंस में पढ़ते हैं। मतलब, हाइपोथेसिस रैंडम गेस नहीं होती बल्कि लॉजिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। टेस्टेबिलिटी। हाइपोथेसिस को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किया जा सकना चाहिए। क्लैरिटी। वेरिएबल्स को क्लियर और ऑपरेशनल टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए। स्पेसिफिसिटी। स्टेटमेंट वेग नहीं बल्कि स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, हाई टेस्ट एंजाइटी रिड्यूसेस स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स। सिंप्लिसिटी। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी। एग्जिस्टिंग थियरीज के साथ लॉजिकली फिट होना चाहिए। प्रिडिक्टिव पावर। वेरिएबल्स के बीच संबंध का प्रिडिक्शन देना चाहिए। ये सब क्वालिटीज एक हाइपोथेसिस को साइंटिफिक और यूजफुल बनाती है। 3. फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। गाइड फॉर रिसर्च। हाइपोथेसिस रिसर्च को डायरेक्शन देता है और फोकस बनाता है। बेसिस ऑफ रिसर्च। डिजाइन, एक्सपेरिमेंट या सर्वे का पूरा डिजाइन हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। फ्रेमवर्क फॉर डेटा कलेक्शन। हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है और कैसे। फैसिलिटेट्स एनालिसिस। हाइपोथेसिस के बिना स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग और रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन मुश्किल होता। ब्रिज बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। हाइपोथेसिस एब्स्ट्रैक्ट थियरी को प्रैक्टिकल रिसर्च से जोड़ता है। इस तरह हाइपोथेसिस एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरी है। 4. एग्जाम्पल्स इन साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। कैफीन इनटेक इंक्रीजेस अलर्टनेस। नल हाइपोथेसिस। H0। कैफीन का अलर्टनेस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1। कैफीन अलर्टनेस को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस साइकोलॉजिकल रिसर्च का बैकबोन है। एक अच्छा हाइपोथेसिस टेस्टेबल, क्लियर और स्पेसिफिक होता है जो रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक बनाता है। हाइपोथेसिस के फंक्शंस रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और थियरी प्रैक्टिस लिंक सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss various non-experimental research methods. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स के बारे में बताना है। मतलब ऐसे मेथड्स जो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडी, कोरिलेशन जैसे तरीकों से डाटा इकट्ठा करते हैं। हमें उनके एग्जाम्पल्स, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी रिसर्च 2 तरह का होता है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके कॉज इफेक्ट रिलेशन चेक किया जाता है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में सिर्फ ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया जाता है बिना किसी मैनिपुलेशन के। जब एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं होते एथिकल या प्रैक्टिकल वजह से, तब ये मेथड्स काफी यूजफुल होते हैं। यह मेथड्स ह्यूमन बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में समझने का मौका देते हैं। मेन बॉडी। 1. ऑब्जर्वेशनल मेथड। इस मेथड में रिसर्चर डायरेक्टली बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है बिना इंटरफेयर किए।
टाइप्स, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना, जैसे बच्चों का पार्क में खेलना। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जैसे लैब में ऑब्जर्वेशन। एडवांटेज, रियल और ऑथेंटिक डेटा मिलता है। लिमिटेशन, ऑब्जर्वर बियास और कंट्रोल की कमी होती है। 2. केस स्टडी मेथड। केस स्टडी एक डिटेल्ड स्टडी होती है किसी एक इंडिविजुअल, ग्रुप या इवेंट की। इसमें इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और साइकोलॉजिकल टेस्ट्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, फ्रॉइड की केस स्टडीज या ब्रेन इंजरी पेशेंट्स पर रिसर्च। स्ट्रेंथ, डीप और क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वीकनेस, फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। 3. सर्वे मेथड। सर्वे एक पॉपुलर मेथड है जिसमें क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज या रेटिंग स्केल से डेटा कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल्स पर सर्वे। एडवांटेजेस, लार्ज सैंपल कवर हो जाता है, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव है। लिमिटेशंस, रिस्पॉन्सेस बायस्ड हो सकते हैं या लोग ऑनेस्टली जवाब ना दें। 4. कोरिलेशनल रिसर्च। इस मेथड में 2 या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन देखा जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 तक होता है जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल, स्लीप और एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिलेशन। इंपॉर्टेंस, प्रिडिक्शन में हेल्पफुल। लिमिटेशन, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। 5. आर्काइवल और कंटेंट एनालिसिस। आर्काइवल रिसर्च में एग्जिस्टिंग डेटा, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का उस होता है। कंटेंट एनालिसिस में मीडिया या टेक्स्ट को एनालाइज करके पैटर्न्स निकलते हैं। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस या मीडिया में जेंडर पोर्ट्रेयल्स का स्टडी। स्ट्रेंथ, कॉस्ट इफेक्टिव और रेडी डेटा। वीकनेस, डेटा पुराना या इनकम्प्लीट हो सकता है। 6. लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडिनल, सेम इंडिविजुअल्स को लॉन्ग पीरियड तक स्टडी करना। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड एजुकेशन का एडल्ट करियर पर इफेक्ट। क्रॉस सेक्शनल, डिफरेंट ग्रुप्स को एक ही समय पर कंपेयर करना। एग्जाम्पल, टीनेजर्स, एडल्ट्स और एल्डरली का स्ट्रेस कंपैरिजन। दोनों डेवलपमेंटल और सोशल साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं। कंक्लूजन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी में बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें रियल लाइफ बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने का मौका देते हैं। इनसे हमें डिस्क्रिप्टिव डाटा मिलता है, कोरिलेशन समझने को मिलते हैं और नए हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प होती है। चाहे इनमें कॉज इफेक्ट रिलेशन प्रूव ना हो, पर ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the criteria and qualities of good research design in behavioral researches. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अच्छी रिसर्च डिजाइन के क्या क्राइटेरिया और क्वालिटीज होते हैं, स्पेशली बिहेवियरल साइंसेज में। मतलब हमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एथिक्स और उसकी खासियत जैसे क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। बिहेवियरल साइंसेज में रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट या प्लान की तरह होता है जो रिसर्च को सिस्टमैटिकली गाइड करता है। अच्छी रिसर्च डिजाइन एंश्योर करती है कि रिजल्ट्स वैलिड, रिलायबल और अनबायस्ड हो। ये डिजाइन रिसर्चर को एरर्स और बियास से बचता है और रिजल्ट्स को जनरलाइज करने लायक बनाता है। केरलिंगर जैसे स्कॉलर्स ने रिसर्च डिजाइन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। इस आंसर में हम अच्छी रिसर्च डिजाइन के क्राइटेरिया और क्वालिटीज को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि रिसर्च वही मेजर करे जो उसका ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल वैलिडिटी एंश्योर करती है कि रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल वैलिडिटी बताती है कि फाइंडिंग्स को दूसरे ग्रुप्स और सिचुएशंस पर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर काउंसलिंग के इफेक्ट पर रिसर्च हो रहा है, तो स्ट्रेस कम होना काउंसलिंग की वजह से ही होना चाहिए, ना कि किसी और वजह से। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है रिजल्ट्स का कंसिस्टेंट और स्टेबल रहना। अगर सेम स्टडी बार बार की जाए और रिजल्ट्स सिमिलर आए, तो डिजाइन रिलायबल है। एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस स्केल बार बार सेम रिजल्ट दे, तो वो रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिसर्चर के पर्सनल बायस रिजल्ट्स को अफेक्ट ना करे। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और ऑपरेशनल डेफिनेशंस यूज करना इसमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल, वैलिडेटेड क्वेश्चनर यूज करना एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। एथिकल साउंडनेस।
रिसर्च डिजाइन एथिकल होना चाहिए जिसमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और नो हार्म प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। एग्जाम्पल, डिप्रेशन स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को काउंसलिंग सपोर्ट देना एथिकल रिक्वायरमेंट है। 2. क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। रिसर्च डिजाइन क्लियर और सिंपल होना चाहिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो। कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन एरर्स बढ़ा देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। बिहेवियरल रिसर्च में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिजाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट करे तो ऑल्टरनेट मेथड यूज किया जा सके। प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी। रिसर्च डिजाइन रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज के हिसाब से। एग्जाम्पल, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज यूजफुल है लेकिन छोटी रिसर्च के लिए फीजिबल नहीं होते। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना जरूरी है। एग्जाम्पल, मेमोरी स्टडी में फटीग और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन इन बिहेवियरल रिसर्च। क्रेडिबिलिटी इंश्योर करता है रिजल्ट्स साइंटिफिक और ट्रस्टवर्दी होते हैं। रिसोर्सेज और टाइम बचता है, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड होते हैं। जनरलाइजेशन इंप्रूव होता है, फाइंडिंग्स को लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जा सकता है। रेप्लिकेशन इजी होती है, दूसरे रिसर्चर सेम डिजाइन यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। 4. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स जैसे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग हाई इंटरनल वैलिडिटी के साथ। सर्वे डिजाइन्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियन स्टडी करने के लिए वाइडली यूज्ड। केस स्टडीज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देते हैं लेकिन जनरलाइज करना टफ होता है। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन के लिए वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एथिकल साउंडनेस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्वालिटीज जैसे क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फीजिबिलिटी और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिहेवियरल साइंसेज में डिजाइन हाई रिसर्च की फाउंडेशन होती है जो उसके रिजल्ट्स को क्रेडिबल बनाती है। इसीलिए रिसर्चर को अपना डिजाइन थॉटफुली प्लान करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the different types of observation methods. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशन के अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। पहले ऑब्जर्वेशन का मीनिंग बताना है, फिर उसके टाइप्स को डिटेल में समझना है, एग्जाम्पल्स के साथ ही उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी का एक पुराना और इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड है। इसमें रिसर्चर सिस्टमैटिकली लोगों के बिहेवियर को देखते और रिकॉर्ड करते हैं। ये नेचुरल या कंट्रोल्ड सेटिंग दोनों में हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट जैसे वंट और वाटसन ने ऑब्जर्वेशन पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। इस आंसर में हम ऑब्जर्वेशन के मेन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस के साथ। मेन बॉडी। 1. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में होती है जहां रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। मोस्टली लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में होता है। एग्जाम्पल, पावलोव का डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट जहां उनका सैलिवेशन रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया गया। एडवांटेजेस। रिलायबल, इजी रेप्लिकेशन, कंट्रोल पॉसिबल। लिमिटेशंस। रियल लाइफ बिहेवियर नहीं मिलता, लोग आर्टिफिशियल एक्ट करते हैं। 2. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें सब्जेक्ट्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में बिना डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, बच्चों को पार्क में खेलते ऑब्जर्व करना। एडवांटेजेस। नेचुरल और रियल डाटा मिलता है। लिमिटेशंस। वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं होते, ऑब्जर्वर बायस आ सकता है। 3. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर ग्रुप या एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और साथ ही ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट क्लास में असिस्टेंट बनकर टीचिंग मेथड स्टडी करे। एडवांटेजेस। डीप इंसाइट मिलता है, कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस। ऑब्जेक्टिविटी लूज हो सकती है, रिसर्चर का प्रेजेंस ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। 4. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर ग्रुप में शामिल नहीं होता, सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना बिना इंटरैक्ट किए। एडवांटेजेस। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होती है। लिमिटेशंस। सटल मीनिंग्स मिस हो जाते हैं। 5. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें चेकलिस्ट या कोडिंग स्कीम यूज करके बिहेवियर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल, क्लास में स्टूडेंट्स के रेज हैंड या हेल्पिंग पेयर्स जैसी एक्टिविटीज नोट करना। एडवांटेजेस। डेटा कंपेयर करना इजी है, क्वांटिफाइबल होता है।
लिमिटेशंस, चेकलिस्ट के बाहर के बिहेवियर्स इग्नोर हो जाते हैं। 6. अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होती है। एग्जाम्पल, फ्री प्ले के टाइम एक चाइल्ड के ओवरऑल बिहेवियर को नोट करना। एडवांटेजेस, डिटेल्ड और रिच इंफॉर्मेशन मिलती है। लिमिटेशंस, एनालाइज करना मुश्किल होता है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। 7. ओवर्ट और कवर्ट ऑब्जर्वेशन, ओवर्ट, जब सब्जेक्ट्स को पता होता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। एग्जाम्पल, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। कवर्ट, जब सब्जेक्ट्स को पता नहीं होता, बिहेवियर ज्यादा नेचुरल होता है। एग्जाम्पल, स्टोर में शॉपिंग हैबिट्स ऑब्जर्व करना। एडवांटेजेस, कवर्ट से बियास कम होता है, ओवर्ट एथिकली सही होता है। लिमिटेशंस, ओवर्ट में ऑब्जर्व इफेक्ट होता है, कवर्ट में एथिकल इश्यूज आते हैं। कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ऑब्जर्वेशन मेथड साइकोलॉजी रिसर्च में एक कोर रोल प्ले करते हैं। हर टाइप के अपने प्रोज और कॉन्स है, और उनका सिलेक्शन रिसर्च क्वेश्चन और एथिकल नॉर्म्स पर डिपेंड करता है। अगर सही मेथड चूज किया जाए तो ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर को डीपली और रिलायबली समझा जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।